दोस्तों, एडुटैप आपका इस सीटीईटी के कोर्स में स्वागत करता है और आशा करता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हमने सीसीई को दो वीडियोस में डिवाइड किया है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। वीडियो नंबर 2 में जो हम चीजें कवर करने वाले हैं वो है टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन से। चलिए पहली टेक्निक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स। एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स बेसिकली वो रिकॉर्ड्स हैं जो टीचर बच्चे की अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस और उसकी वीकनेसेस के बारे में मेंटेन करती है। एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स के खास कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि ये सबसे पहले बहुत शॉर्ट होते हैं। मतलब आप बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे कि आपने जो ऑब्जर्व किया बच्चे के बारे में। दूसरा है कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ये फैक्ट ड्रिवन होते हैं, ओपिनियन ड्रिवन नहीं होते हैं। तो टीचर को जो भी फैक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं टीचर को वो कैप्चर करने हैं, टीचर को अपनी ओपिनियन उसमें नहीं लिखनी है। और तीसरा है कि ये जितने एक्यूरेट हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनके बेस पे ही बच्चे को आगे जाकर किस चीज की जरूरत है ये डिसाइड किया जाएगा। कुछ और चीजें समझ लेते हैं एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स के बारे में। पहले तो इन रिकॉर्ड्स को टीचर को साथ ही साथ मेंटेन करना चाहिए। मतलब टीचर अब अगर कुछ भी ऑब्जर्व करती है तो उसको साथ ही साथ लिख लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में टीचर वो चीज भूल जाएगी। अगर आप बच्चे के प्रॉपर एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो ओवर अ पीरियड वो बच्चे की एक तरह से डेवलपमेंट रिपोर्ट बन जाती है कि पहले बच्चा कैसे करता था, अब बच्चा उन चीजों को कैसे करता है, बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, ये सारा उस चीज में कैप्चर हो जाएगा। एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स इस चीज को भी हाईलाइट करेंगे कि क्या बच्चे को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कि जैसे अगर कोई बच्चा किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है तो उस बच्चे को वो चीज हम कैसे समझा सकते हैं कुछ अलग तरीके से। और एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स पेरेंट्स के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये ओवर अ पीरियड बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनको पेरेंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है तो पेरेंट्स भी इन्हें एनालाइज कर सकते हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और बच्चे को किस एरिया में स्पेशल अटेंशन चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट बेसिकली वो तरीका है जिसमें बच्चे का एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है। पोर्टफोलियो से मतलब है स्टूडेंट फाइल। इस स्टूडेंट फाइल या पोर्टफोलियो में बच्चा अपने काम के कुछ सैंपल्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि बच्चे ने अगर कोई चार्ट बनाया हो, कोई असाइनमेंट की हो, कोई रिसर्च वर्क किया हो, तो सब कुछ इस फाइल में इंक्लूड करता रहता है। तो ओवर द पीरियड बच्चा इस फाइल को देख के या फिर टीचर इस फाइल को देख के ये अंदाजा लगा सकती है कि बच्चे ने कैसे ग्रो किया है, कि पहले वो किस चीज को अच्छे से नहीं करता था, अब उस चीज में कैसे एक्सपर्ट बन गया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या कीवर्ड है पोर्टफोलियो असेसमेंट में वो है रिफ्लेक्शन, कि बच्चे इसमें अपने काम पर रिफ्लेक्ट करके, कि जब बच्चे आगे जाके इस फाइल को देखेंगे तो वो खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे ग्रो किया है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। मतलब बच्चे इस फाइल को देख के सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि उनकी किस एरिया में स्ट्रेंथ्स है और किस एरिया में वीकनेसेस है, क्योंकि इस फाइल में उनका पूरा चिट्ठा मौजूद होगा कि पूरे साल उन्होंने क्या किया है, कहां गलतियां की हैं, कहां अच्छा काम किया है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर वर्क इन द नोटबुक टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस? कि स्टूडेंट्स को एक क्लास में कहा जाता है कि वो अपने वर्क के कुछ सैंपल एक नोटबुक में डाल लें ताकि वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि वो अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? अभी हमने पढ़ा था कि पोर्टफोलियो असेसमेंट में बच्चा एक स्टूडेंट फाइल में अपने वर्क के कुछ सैंपल को इंक्लूड करता रहता है ताकि आगे जाके उस सैंपल को देख के वो रिफ्लेक्ट कर सके, यानी कि सेल्फ असेसमेंट कर सके कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो बेसिकली इसका आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट होना चाहिए। हम एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं। ऐसे टाइप असेसमेंट, ये तो गलत है। अनेक्टोडल रिकॉर्ड्स, ये भी गलत है, क्योंकि अनेक्टोडल रिकॉर्ड्स तो टीचर मेंटेन करती हैं, स्टूडेंट नहीं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट, ये भी गलत है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा नंबर 4 यानी कि पोर्टफोलियो असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एनेक्टोडल रिकॉर्ड एक्सेप्ट के इनमें से सारी स्टेटमेंट्स एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स के फीचर्स हैं सिवाय एक के, वो एक कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। ये सही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स में हम एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन डालते हैं बच्चे की बिहेवियर, अचीवमेंट्स और वीकनेसेस के बारे में। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है इट डिस्क्राइब्स पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शंस ऑफ अ चाइल्ड के एनेक्टोडल रिकॉर्ड से हमें यह पता लगता है कि बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन कैसे हो रही है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप बच्चे की इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें उससे ये पता ही लग जाएगा कि उसकी डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एनेक्टोडल रिकॉर्ड का फीचर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है इट इज अ फैक्चुअल रिपोर्ट विद एनफ डिटेल। ये भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि फैक्चुअल होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी एनेक्टोडल रिकॉर्ड का फीचर ही है, ये भी उसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इट इज अ सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर। ना ना ना, ये सब्जेक्टिव नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव राइटिंग की जाती है, मतलब के फैक्ट्स लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि ओपिनियन ड्रिवन राइटिंग नहीं की जाती है एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स में। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन एनेक्टोडल रिकॉर्ड का फीचर नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ अदर टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला है रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और डेली वर्क। तो रिटन टेस्ट हमने देखा है जैसे कि ज्यादातर समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, और ऑरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और डेली वर्क आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं। रिटन टेस्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम देखेंगे कि ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैसे होते हैं और इनमें क्या फर्क है। ऐसे टाइप टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, तो बेसिकली आपको एक इसका लंबा चौड़ा आंसर लिखना होगा। आपके पास एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसमें से आपको आंसर लिखना होगा। तो बेसिकली ऐसे टाइप क्वेश्चंस टेस्ट करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैसे समराइज करते हैं, आप डिफरेंट आइडियाज को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और आपका एक्सप्रेशन कैसा है कि आप लिखते हुए अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम बहुत बार समझते हैं कि इनका कुछ फायदा नहीं होता, हम रट्टा लगा के लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आपकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, इंटीग्रेटिंग और एक्सप्रेशन को चेक करती हैं, और बच्चे में इन चीजों का डेवलप होना भी बहुत जरूरी है। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऐसे टाइप टेस्ट का, वो है सेलेक्टिव रिकॉल, कि क्या आप इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से और सेलेक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को बताना है, तो आपने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी जो पढ़ी होगी वो कम से कम 40 से 50 पेजों की होगी, लेकिन लिखते समय आपको सारी इंफॉर्मेशन 5 या 10 पेजेस में प्रोवाइड करनी है, और वो इंफॉर्मेशन सेलेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस बेसिकली ये टेस्ट करते हैं कि क्या आप एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन में से कुछ सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, और इसको हम सेलेक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। जो दूसरे टाइप ऑफ रिटन टेस्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बहुत छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, ऐसे टाइप की तरह बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है रिकॉग्निशन टाइप और दूसरा है रिकॉल टाइप। रिकॉग्निशन टाइप जो टेस्ट होते हैं उनमें आपको आंसर को रिकॉग्नाइज करना होता है। सपोज कीजिए आपको ये दो लोगो दिखाए जाएं और पूछा जाए कि इनमें से मैकडोनल्ड का लोगो क्या है, तो बेसिकली आपको मैकडोनल्ड के लोगो को रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये मैकडोनल्ड का लोगो है। ऐसे ही जो रिकॉल टाइप टेस्ट होते हैं उसमें आपको आंसर को रिकॉल करना होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, और आपको माउंटेन्स के नाम ना दिए जाएं,
तो बेसिकली इसमें आपको रिकॉल करना है कि इंडिया में कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है। अगर आपको चार ऑप्शंस दे दी जाती तो वो रिकॉग्निशन टाइप हो जाता, क्योंकि उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना था कि इन चारों में से कौन सा इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। तो आप अब फर्क समझ गए होंगे रिकॉग्निशन टाइप और रिकॉल टाइप में। चलिए रिकॉल टाइप का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने रिकॉग्निशन टाइप में पढ़ा था कि अगर मैं आपको दो लोगो दिखाकर पूछूं कि इनमें से मैकडॉनल्ड का लोगो कौन सा है, तो वो रिकॉग्निशन टाइप है। लेकिन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि विच इज द बेस्ट बर्गर चेन इन इंडिया, के इंडिया में सबसे अच्छे बर्गर कहाँ मिलते हैं, तो आपको बेसिकली ये रिकॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि इंडिया में बर्गर कौन कौन बेचता है। चलिए जी, बर्गर बेचने वाले मैकडोनल्ड हैं, बर्गर किंग हैं, और भी बहुत सारे हैं। फिर आप उनमें से डिसाइड करेंगे कि सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है। तो बेसिकली आप पहले ये याद करेंगे कि बर्गर कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सटल डिफरेंस है रिकॉग्निशन टाइप और रिकॉल टाइप में, जो आपको याद रखना है, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि रिकॉग्निशन टाइप में वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। सबसे पहले है ऑल्टरनेट रिस्पांस। जो भी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो ऑल्टरनेट रिस्पांस टाइप होते हैं। ऐसे ही मल्टीपर्पज चॉइस, मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि आपके क्वेश्चन सीटीईटी एग्जाम में आते हैं, उनको हम मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। मैचिंग मींस मैच द कॉलम, जो कि हम छोटी क्लासेस में करते रहे हैं। क्लासिफिकेशंस मींस कि आपको कुछ चीजें दे दी जाती हैं और आपको उनको क्लासिफाई करना होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को आप डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में क्लासिफाई करें, तो वो क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस बन जाएगा। सिंपल रिकॉर्ड, मतलब जिसमें आपको बहुत ही सिंपल रिकॉल होता है, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या है, तो बेसिकली वो बहुत ही सिंपल रिकॉल होगा, इसीलिए उसको हम रिकॉल टाइप में नहीं बल्कि रिकॉग्निशन टाइप में डालते हैं। कंप्लीशन, मतलब जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, वो भी रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस में ही आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, के इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, और ऐसे टाइप क्वेश्चन। हमने अभी पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो रिकॉग्निशन और रिकॉल टाइप में डिवाइड होते हैं, और रिकॉग्निशन में एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, जो कि ट्रू और फॉल्स होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे की किस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। पहला है रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो मल्टीपर्पज चॉइस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली वो टेस्ट करते हैं कि क्या बच्चा आंसर को रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए। एक बार हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिकॉल द करेक्ट आंसर, ये गलत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी भी रिकॉल टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, ये तो गलत है कि बच्चा करेक्ट आंसर को कंस्ट्रक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ सही आंसर बताना है, कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली बच्चे की जो एबिलिटी टेस्ट करते हैं वो एबिलिटी होती है कि बच्चा आंसर को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं कि टीचर बच्चे को असेस करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकती है। पहला है क्लोज एंडेड और दूसरा है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिंपल यस नो में दिया जा सके या फिर एक या दो वर्ड्स में दिया जा सके। जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि आप अपनी पढ़ाई पे कितना समय व्यतीत करते हैं, तो उसका आप एक बहुत ही सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि आप 1 से 8 घंटे या 9 से 18 घंटे या 18 घंटे से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे स्पेंड करते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आर यू फीलिंग बेटर टुडे, तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। इसी तरह जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनका आंसर यस या नो या फिर एक या दो वर्ड्स में दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करें। इनका आंसर आप एक या दो वर्ड्स में नहीं दे सकते।
इनका आंसर थोड़ा बड़ा होता है। सपोज कीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप अपनी स्टडी हैबिट्स के बारे में बताएं, तो इसमें आपको अपनी स्टडी हैबिट्स को एक्सप्लेन करना होगा। ये कोई सिंपल आंसर नहीं होगा कि हाँ आपने हाँ या ना कर दी या एक या दो वर्ड में आंसर को कर दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है या फिर बड़े आंसर देने होते हैं, उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्स फॉट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में कौन कौन से वॉर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका आंसर भी आप एक या दो वर्ड्स में नहीं दे सकते। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में कौन कौन से वॉर्स इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। इसलिए ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। इसी की तरह ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये एक या दो वर्ड में आंसर नहीं किए जा सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की एक खासियत है कि ये बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि प्लीज इवेलुएट द पॉलिसीज मेड बाय मोदी गवर्नमेंट, तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बच्चे को बहुत सोचना पड़ेगा और इससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। अब अगर मैं ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में कैटेगराइज करना चाहूं, तो जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है और बहुत ज्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी यूज होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप बहुत सिंपल तरीके से यस या नो में आंसर कर सकते हैं या एक या दो वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन अच्छा भी है या नहीं। वो चार फैक्टर्स हैं: रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और प्रैक्टिकलिटी। चलिए सबसे पहले रिलायबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। अब सपोज कीजिए अगर आप इन पोटैटोज को इस वेइंग मशीन पे बार बार तोलेंगे तो हमेशा सेम वेट आना चाहिए। अगर हर बार अलग वेट आ रहा है तो मतलब वेइंग मशीन कंसिस्टेंट नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। इसी तरह से जो बच्चे का टेस्ट होता है वो भी रिलायबल होना चाहिए। अगर बच्चा उसी टेस्ट को बार बार दे तो उसका सेम ही स्कोर आना चाहिए, वो स्कोर अलग नहीं आना चाहिए। तो अगर हम बच्चे को कोई टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में बच्चे के 100 में से 80 नंबर आते हैं, तो वो टेस्ट रिलायबल तभी होगा अगर उस टेस्ट में बच्चा दोबारा से 80 नंबर स्कोर करे जब वो टेस्ट कुछ दिनों बाद लिया जाए, या फिर अगर उस टेस्ट के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन में हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं। अगर उस चेंज के बाद भी बच्चे के सेम नंबर आते हैं तभी वो टेस्ट रिलायबल होगा। अगर बच्चे का स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो मतलब वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जो टेस्ट आप बच्चे को दे रहे हैं कि वाकई में वो वैलिड है, कि मतलब क्या वो चीज वो मेजर कर रहा है जो आप मेजर करना चाहते हैं। अब सपोज कीजिए आप बच्चे की वर्ल्ड वॉर की नॉलेज या कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप बच्चे से पूछते हैं वो रट्टे पे बेस्ड है। जैसे कि अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किस दिन कौन सी डेट को किस टाइम पर ये लड़ाई हुई थी, तो वो एक रट्टे का क्वेश्चन है जो कि बच्चे को शायद ना आता हो। तो मतलब अगर आप बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आप तो बच्चे के वर्ल्ड वॉर के कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन पूरा रट्टे पे बेस्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैलिड नहीं होते, मतलब उन क्वेश्चंस की वैलिडिटी नहीं है। चलिए अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि टेस्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि हर बच्चे को जो टेस्ट देना चाहिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। उस टेस्ट में जो इंस्ट्रक्शन है और टाइम लिमिट है वो हर बच्चे के लिए सेम होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस हैं वो सेम होने चाहिए, और जो उन क्वेश्चंस को असेस करने का तरीका है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि आप अगर किसी बच्चे के ऐसे को असेस कर रहे हैं तो आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि आप ऐसे के कंटेंट और स्ट्रक्चर के बेस पे मार्क्स देंगे। उसके बाद अगर आप किसी बच्चे को हैंडराइटिंग पे मार्क्स देते हैं तो मतलब आपकी असेसमेंट का कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है। जहां आपका मन किया आपने मार्क्स दे दिए और जहां मन नहीं किया वहां मार्क्स नहीं दिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो टेस्ट हो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, ताकि सारे बच्चों को एक ही स्टैंडर्ड टेस्ट पे इवेलुएट किया जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन से बच्चों ने अच्छी लर्निंग की है और कौन से बच्चों की लर्निंग अभी भी अधूरी है।
लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी स्टैंडर्डाइज पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जबकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना हो। क्योंकि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चैप्टर में ये पढ़ा था कि कभी कभी हमें बच्चों की असेसमेंट टेक्निक्स को अलग अलग करना होता है, कि किसी बच्चे को किसी चीज पे असेस करेंगे और दूसरे बच्चों को दूसरी चीजों पे असेस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन एक जरूरी पार्ट है असेसमेंट का, लेकिन कभी कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है ताकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी कंसीडर कर पाएं। चौथा जो फैक्टर है वो है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है कि जो टेक्निक आप बच्चों को असेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो रेलेवेंट है। अब सपोज कीजिए आप बच्चे को इन सिंबल्स को यूज करके ट्रैफिक रूल के बारे में बताते हैं और उसके बाद बच्चों को असेस करने के लिए एक पेन एंड पेपर टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक नहीं होगी, क्योंकि आप इससे जज नहीं कर पाएंगे क्या बच्चे वाकई में इस लर्निंग को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको एक प्रैक्टिकल असेसमेंट करनी है तो आपको बच्चों को बाहर ले जाना होगा और वहां जाके देखना होगा कि क्या बच्चे बाहर आके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं। इससे आपको ये पता लग जाएगा क्या बच्चे अपनी लर्निंग को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चंस टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ही इज कंसर्न्ड प्राइमरीली अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स। कि एक टीचर क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद ये चेक करता है कि वो क्वेश्चन पेपर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो वो किस चीज से चिंतित है। पहली ऑप्शन है कंटेंट कवरेज, दूसरी है टोपोलॉजी ऑफ ऑप्शंस, तीसरी है रिलायबिलिटी और चौथी है वैलिडिटी। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या आप वो चीज मेजर कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें भी टीचर यही कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि टेस्ट कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे खरा उतरता है या नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वैलिडिटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर इन अ मल्टी कल्चरल क्लासरूम वुड एंश्योर दैट द असेसमेंट कंसीडर्स द फॉलोइंग। कि एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम में असेसमेंट करने के लिए टीचर इनमें से कौन सा पॉइंट उस असेसमेंट में इन्वॉल्व करेगी। पहला है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आर असेसमेंट टूल। ये बहुत जरूरी है और सही भी है कि जो भी असेसमेंट टेक्निक हो वो रिलायबल हो और वैलिड हो। तो ये इसका आंसर हो सकता है। हम एक बार दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। कि वो कंसीडर करेगी कि उसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है और बच्चों को एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग देनी है। ये गलत है, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि बच्चों को इस लेवल तक की लर्निंग होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट टूल, के जो भी टूल वो असेसमेंट के लिए यूज करे वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक असेसमेंट टेक्निक तभी अच्छी होती है जब वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों अभी तक सही हैं। हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, के वो स्टूडेंट्स के कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड को कंसीडर करेगी असेसमेंट करते हुए। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लासरूम मल्टीकल्चरल क्लासरूम है, इसलिए टीचर को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर बच्चा एक डिफरेंट सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से है। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसमें पहली ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन और चौथी ऑप्शन तीनों सही हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो यहाँ पे मल्टीकल्चरल क्लासरूम लिखा हुआ है, मतलब मल्टी कल्चरल पे एक तरह से स्ट्रेस दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीचर को कंसीडर करने के लिए, वो ये है कि टीचर बच्चों के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को समझे और उसी के मुताबिक उनकी असेसमेंट करे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 और 3 भी ठीक है, लेकिन 4 बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम और तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग और तीसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हम इनको तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है, और ये भी समझेंगे कि इन तीनों में आखिर में फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से। जरा नाम पे ध्यान दीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस ये होता है कि लर्निंग को इंप्रूव किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। सेम चीज हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी पढ़ी थी और इसीलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है।
अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये है कि हैपन्स ड्यूरिंग लर्निंग, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ाई के दौरान होती है, पढ़ाई के बाद नहीं होती। इसीलिए हम इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, क्योंकि इस असेसमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमें लर्निंग को इम्प्रूव करना है। इन्वेस्टिगेटिव टूल, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक इन्वेस्टिगेटिव टूल की तरह एक्ट करती है, क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग में हेल्प करती है। डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब है कि इससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों गलतियां कर रहे हैं, और उनके कौन से कंसेप्ट बिगड़ गए हैं, मतलब उनकी गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब है कि हम उन गलतियों को सुधारने के लिए बच्चों को स्पेशल गाइडेंस या अटेंशन देंगे और उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग से टीचर ये पता लगा सकती है कि ओवरऑल क्लास में बच्चे समझ भी रहे हैं या नहीं। अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो टीचर की टीचिंग मेथडोलॉजीज है उनमें कहीं ना कहीं कमी है और उनको सुधारने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर का रोल क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये टीचर को ही पता लगाना है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं, और अगर वो सीख नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो बेसिकली टीचर को ये पता लगाना है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है और उनको समझाने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। इसके लिए टीचर को शायद अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मटेरियल भी बनाना पड़े, जैसे कि कुछ बच्चे किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से, कुछ रिसर्च से, या फिर कुछ इधर उधर घूमकर। टीचर को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है। तो हर बच्चा कुछ अलग चीज पढ़ना चाहेगा, जैसे कि एक बच्चा सोलर सिस्टम और दूसरा बच्चा प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहेगा। इसके बाद टीचर को यह भी डिसाइड करना है कि बच्चों को कैसे पढ़ना है। जैसे अगर दो बच्चे सोलर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो एक बच्चा शायद किताब से पढ़ना चाहेगा, दूसरा बच्चा शायद टेलीस्कोप से आसमान में देखकर पढ़ना चाहेगा। इसी तरह डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में असेसमेंट के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे शायद क्विज देना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे शायद असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क करना पसंद करते हैं। तो टीचर को बच्चों की अलग अलग इंटरेस्ट और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। इसके बाद टीचर को बच्चों को रेगुलर फीडबैक देनी चाहिए और उनकी गलतियां निकाल कर उसको ठीक कर कर, मतलब सुधार कर, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी गलतियां सुधार कर एक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं और आगे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहां भी आप नाम पे ध्यान दीजिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जो हमने सीखा है हम उसकी असेसमेंट करेंगे। मतलब कि ये असेसमेंट पढ़ाई के दौरान नहीं होती बल्कि पढ़ाई के बाद होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है ये जानना कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। हमने ये सेम चीज समेटिव असेसमेंट में भी पढ़ी थी, इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। ये असेसमेंट यूनिट के एंड में या फिर टर्म के एंड में की जाती है। ये असेसमेंट एक एविडेंस एक्ट करती है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि अगर आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके मार्क्स के बारे में पूछेगा, और वहां पे आपके ये मार्क्स एक तरह से एविडेंस एक्ट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसी तरह अगर आप कॉलेज के बाद नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके एम्प्लॉयर्स भी आपके मार्क्स पूछेंगे, और ये मार्क्स एक एविडेंस एक्ट करेंगे कि आपने कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक तरह से आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि समेटिव असेसमेंट में जैसी परफॉर्मेंस रहती है, आप उसी के बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपको आगे जाके क्या करना है। जैसे कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं आगे जाके इंजीनियर या साइंटिस्ट बनूंगा, जबकि अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो डिसाइड करता है कि वो आगे जाके डॉक्टर बनेगा। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर का रोल क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर का रोल मिनिमल है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर का मेन रोल ये होता है कि वो असेसमेंट को एक्यूरेटली करे और वो फेयर हो, मतलब वो बायस ना हो। कई बार हमने देखा है कि टीचर कुछ बच्चे को ज्यादा मार्क्स दे देती हैं क्योंकि वो उनके फेवरेट बच्चे होते हैं, पर ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। असेसमेंट हमेशा फेयर होनी चाहिए। चलिए अब पता करते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग है क्या। असेसमेंट एज लर्निंग एक कंसेप्ट है
जिसमें बच्चा अपने आप के बारे में सोचता है और ये पता लगाता है कि कौन सी टेक्निक उसको कोई कंसेप्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी है। जैसे कि कुछ बच्चे किताब से पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि कुछ बच्चे प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करके सीखना पसंद करते हैं। तो असेसमेंट एज लर्निंग में बेसिकली बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा, वो अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करेगा कि कौन से तरीकों से वो बेहतर सीख पाता है। असेसमेंट एज लर्निंग में बच्चा अपनी लर्निंग की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब वो खुद डिसाइड करता है कि उसको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। टीचर का रोल बस एक फैसिलिटेशन का होता है कि वो बच्चे के साथ रहे, उसको गाइड करे, उसको मोटिवेट करे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग पूरी तरह स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का रोल क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि असेसमेंट एज लर्निंग में स्टूडेंट ही अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो टीचर का रोल बहुत लिमिटेड होता है इन द सेंस कि टीचर को ये नहीं डिसाइड करना है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और बच्चे की गलतियों को कैसे ठीक करना है। ये सब कुछ स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं। टीचर का रोल तो बस इतना है कि वो बच्चे को सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक्स को सिखा पाए, बच्चों को अपने गोल्स सेट करने में हेल्प कर पाए और उनको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में भी हेल्प कर पाए। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज पे वो काम करके अपने आप में कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स बन जाएं। चौथा ये है कि टीचर को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चे सेफ महसूस करें और कुछ रिस्क ले सकें, ताकि उनको ये लगे कि अगर वो रिस्क लेके फेल भी हो गए तब भी उनको टीचर और पेरेंट्स की सपोर्ट अवेलेबल होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि इनमें से असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस चीज को कंसीडर नहीं करती है। पहली ऑप्शन है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कंसीडर करती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग कंसीडर करती है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मोटिव ही ये है कि वो बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचान पाए और उसके मुताबिक बच्चों को सिखा पाए। नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की जरूरतों के बारे में असेसमेंट फॉर लर्निंग कंसीडर करती है, ये भी सही है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मोटिव ही ये है कि बच्चों को उनकी जरूरत के मुताबिक पढ़ाया जाए। मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी सही है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये मोटिव है कि बच्चों की गलतियों को समझा जाए, उनका कारण समझा जाए और उनको ठीक किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग कंसीडर नहीं करती है। पर ये क्वेश्चन सीटीईटी एग्जाम में आया हुआ है और उन्होंने इसका आंसर नंबर 3 दिया है, जो मुझे तो सही नहीं लग रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि सीटीईटी कुछ क्वेश्चंस गलत डाल देती है और उनकी कीज भी गलत दे देती है, तो मुझे तो ये उनमें से एक क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर वैसे सीबीएसई ने नंबर 3 बताया था, लेकिन मुझे ये इसका आंसर नहीं लग रहा है। तो फिर भी आप ये याद कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका आंसर हमें नंबर 3 लगाना है, जबकि वो आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शंस, कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस ऑड वन आउट है। पहली ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशंस, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन अ टॉपिक, कंडक्टिंग अ क्विज, मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अब ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें, जो तो पहली 3 ऑप्शंस हैं उनमें जो असेसमेंट हो रही है वो टीचर असेसमेंट कर रही है, मतलब टीचर असेसमेंट में लीड ले रही है। जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें टीचर बच्चों को सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक सिखा रही है। तो क्लियरली जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें बच्चे सेल्फ असेसमेंट पे जोर दे रहे हैं या सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, कि असेसमेंट लर्निंग में किस लिए जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट, के बच्चों को स्क्रीन यानी कि बच्चों की छांटी करने के लिए, ये गलत है। मोटिवेशन, जी हाँ ये जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि असेसमेंट के दौरान टीचर का ये कर्तव्य है या टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को फीडबैक दे और उनको मोटिवेट करे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। हम 3 और 4 एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है फॉस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, के बच्चों के बीच में सेग्रीगेशन और उनको रैंक करने के लिए असेसमेंट जरूरी है, ये भी गलत है।
चौथा ऑप्शन है ग्रेड्स एंड मार्क्स, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि लर्निंग में असेसमेंट इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों को फीडबैक दी जा सके और उनको मोटिवेट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द डैश बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और हमें देखना है कि इसमें से कौन सी फिलिंग द ब्लैंक सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगी। चलिए देखते हैं। पहली ऑप्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। के जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, मतलब लर्निंग के लिए जो असेसमेंट है वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि वो असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक मोटिव है कि वो बच्चों को असेस करके उनकी गलतियों को ढूंढे और उन गलतियों को ठीक करने के लिए दोबारा से उन्हें पढ़ाए। तो बेसिकली वो एक कनेक्शन फॉर्म करती है असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन में, कि असेसमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन कैसी देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा, और बाकी ऑप्शंस ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन बहुत ही ऑब्वियस है और डायरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट नहीं करती है। अब अगर आपको याद हो तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब था कि जिसमें बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें लर्निंग की और वो खुद डिसाइड करें कि कौन सा तरीका उनको पढ़ने के लिए अच्छा है। तो पहली ऑप्शन है टेल स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, बिल्कुल सही है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें सेल्फ असेसमेंट करते हैं, इंटरनल फीडबैक लेते हैं, इसीलिए उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। दूसरा है जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस, ये भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का ये रोल होता है कि वो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें वो सेफ महसूस करें और चांसेस लेने के लिए मोटिवेट हो। तीसरा है टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, कि स्टूडेंट्स को ये बोला जाए कि जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया गया है या उन्होंने पढ़ा है वो उस पर रिफ्लेक्ट करें और पता लगाएं कि कौन सी चीज उनको समझ आ गई है और कौन सी चीज अभी उनको समझ नहीं आई है, और जो चीज समझ नहीं आई है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये भी असेसमेंट एज लर्निंग का ही पार्ट है क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट यानी कि सेल्फ असेस कर रहे हैं अपनी लर्निंग को। फोर्थ ऑप्शन है टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना चाहिए। ये असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ कुक टेस्ट्स अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकिन टू, कि जब कुक खाना बनाते हुए फूड को टेस्ट करता है तो वो इनमें से किस चीज के सिमिलर है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। जब कुक खाना बनाते हुए फूड को टेस्ट कर रहा है तो बेसिकली उसका मोटिव है कि वो टेस्ट करके ये पता लगाए कि खाना अच्छा बन रहा है या नहीं, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक कर पाए। जैसे कि अगर खाने में नमक कम है तो नमक और डाल के खाने को स्वादिष्ट बना लिया जाए। तो बेसिकली ये असेसमेंट फॉर लर्निंग के सिमिलर है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी यही होता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को असेस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर उन गलतियों को सुधारने के तरीके भी ढूंढे जाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन अ टीचर शुड, कि अगर एक स्टूडेंट बार बार कोई एरर कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। मेक चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और द सिटिंग अरेंजमेंट, कि टीचर को कुछ इंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने के तरीके से बच्चे को समझ ना आ रहा हो। तो जब टीचर अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करेगी तो शायद बच्चे के एरर्स भी खत्म हो जाएं। ये बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर बच्चे की अलग नीड होती है और अगर कोई बच्चा किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है तो टीचर को यह पता लगाना पड़ता है कि उस बच्चे को वो कैसे समझा सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। हम एक बार 2, 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं। लीव द लेसन फॉर टाइम बीइंग एंड कम बैक टू इट लेटर आफ्टर सम टाइम, नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि अगर बच्चा एक लेसन में गलतियां कर रहा है तो आप उस लेसन को छोड़कर अगले लेसन पे चले जाएंगे, क्योंकि
हर लेसन कनेक्टेड होता है। आप बच्चे को पहला लेसन ही नहीं समझा पा रहे हैं तो वो दूसरा लेसन कभी भी समझ नहीं पाएगा। आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम, कि आप उन बच्चों के बारे में पता लगाएंगे जो एरर्स कर रहे हैं और उनके बारे में प्रिंसिपल से बात करेंगे। ये तो गलत है भैया, प्रिंसिपल इसमें क्या कर लेगा, बच्चों को कुछ स्कूल से थोड़ी ना निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, मेक एरिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लास, कि आप बच्चों को क्लास से बाहर खड़े होने के लिए बोलेंगे। ये भी गलत है, बच्चों को पनिशमेंट देना तो कभी भी नहीं सिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। के असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि लर्निंग के लिए जो असेसमेंट होती है वो क्या करती है। पहली ऑप्शन है फोस्टर्स मोटिवेशन। ये सही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग से बच्चों को फीडबैक मिलती है और जब वो अपनी गलतियां सुधार पाते हैं तो वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम एक बार दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। ये गलत है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए की जाती है ताकि बच्चों को सेग्रीगेट किया जा सके और उनको रैंक किया जा सके। एम्फेसिस द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स। ये भी गलत है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए की जाती है ताकि बच्चों को ग्रेड्स दिए जा सके, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में तो ग्रेड्स दिए ही नहीं जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इज एन एक्सक्लूसिव एंड अ पर से असेसमेंट एक्टिविटी, कि ये एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है असेसमेंट की। ये तो कोई बात ही नहीं बनी है। फोर्थ ऑप्शन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे भी मुझे यही लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही जाऊंगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फोस्टर्स मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स द असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग से बहुत ज्यादा मेल जोल खाती है। पहली ऑप्शन है the teacher assesses conceptual understanding of the students besides focusing on the processes of thinking। ये बिल्कुल सही है क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये मेन मोटिव है कि वो ये समझ पाए कि बच्चे चीजों को कैसे समझ रहे हैं और कहाँ गलतियां कर रहे हैं ताकि उनकी गलतियों को सुधारा जाए। तो बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे कैसे सोच रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए। एक बार सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को हम देख लेते हैं। The teacher assesses the students by comparing their responses to standard responses, के टीचर बच्चों के responses को एक standard responses से compare करती है। ये बिल्कुल गलत है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि हर बच्चा अलग है, वो अलग तरह से सोचता है और उसके रिस्पॉन्स भी अलग अलग होते हैं। अगर हम हर बच्चे से स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करेंगे तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स, के टीचर बच्चों से वही आंसर चाहती है जो कि टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। यह भी गलत है क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो कहती है कि बच्चों को अच्छे से समझाओ, उनके कंसेप्ट को क्लियर करो, उनको चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बोलो। तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नॉलेज तो असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। The teacher assesses a student based on his or her performance in comparison to others, कि टीचर बच्चों को असेस करते हुए उनको एक दूसरे से कंपेयर करती है। यह भी गलत है, बच्चों के बीच में कंपैरिजन तो कभी भी नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। थैंक यू। ये वीडियो